हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक टॉपिक है गॉस लॉ। क्योंकि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और उसी के लास्ट में आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई थी गॉस लॉ की। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे गॉस लॉ और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम यहाँ ड्राइव करेंगे। तो देखते हैं गॉस लॉ क्या है। बच्चों अगर गॉस लॉ की हम बात करते हैं, पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि गॉस लॉ है क्या जनरली, क्योंकि उसे मैथमेटिकल ड्राइव तो बाद में करेंगे। तो देखते हैं गॉस लॉ। अगर हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ दिया गया है क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस यानी कि आपकी अगर कोई एक 3D सरफेस है तो उस 3D सरफेस के लिए गॉस लॉ दिया गया है। गॉस लॉ हमें क्या बताता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि अगर हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, हम ये स्फेयर लेके चल रहे हैं कि एक स्फेयर है और इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज है क्यू। क्या है जी? चार्ज क्यू है, यानी कि इस क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज क्या है? क्यों है। तो गॉस ने हमें इस क्लोज सरफेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें दिया। गॉस लॉ ने बताया कि किसी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जो इनक्लोज्ड चार्ज है यानी कि पॉजिटिव क्यू, उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा इसके क्यू के। तो ये हमें बताया गॉस लॉ ने। साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने बताया ये आपका ये गॉस लॉ है और आज हम इसी को ड्राइव करेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q/एप्सिलॉन 0। कि लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। थोड़ा सा अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, थोड़ा सा बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक बार हम रिवाइज टाइप कर लेते हैं। क्या है? अगर इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीका से आपका यहाँ निकल रहा है फ्लक्स से, तो अगर हम एरिया वेक्टर लें, एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों? एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ एरिया वेक्टर क्या होगा? ये अगर हम इसका स्मॉल, ये सरफेस है और इसका ये एक स्मॉल सरफेस हम लेके चल रहे हैं और इसका स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर हम लेंगे डीए वेक्टर। इन दोनों के बीच ही जो एंगल है ये हमने लिया थीटा। तो जब आप एक स्मॉल सरफेस लेके चल रहे हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा स्मॉल ही होगा, यानी कि डी फाई ई। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई ई इज इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब एंगल जब थीटा है तो आप क्या लिख सकते हो इसको? ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर हम ये, तो हमने एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है एक स्मॉल रीजन के लिए कि अगर एक स्मॉल आपका एरिया वेक्टर है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो इसी में जो हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसका? डी फाई का। यानी जो आपका स्मॉल फ्लक्स आपने स्मॉल जो आपका सरफेस एलिमेंट आप लेके चले हैं उसका जो फ्लक्स आपने स्मॉल जो फ्लक्स आया है उसका अगर हम नेट फ्लक्स निकालते हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे अ, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप डी फाई ई की जगह क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा।
ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ठीक है, तो थोड़ा आपको रिवाइज हो गया होगा। अभी हम देखते हैं अपना गॉस लॉ। तो हम गॉस लॉ आज मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसे प्रूफ करेंगे। बेसिकली बुक्स में ये होता है कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रूफ तो नहीं है ये, लेकिन हाँ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसको मान सकते हैं। तो करते हैं कैसे। अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो हम यहां लेके चलेंगे एक 3D 3D फॉर्म में। हम यहाँ एक स्फेयर लेके चल रहे हैं। हमने माना कि हमारे पास ये स्फेयर है और इस स्फेयर के अंदर जो ये चार्ज है वो हमने लिया Q, और हम इस पूरे स्फेयर में एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। इसके लिए हम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इस स्फेयर की रेडियस हम लेके चल रहे हैं R, और यहां अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर आपका सरफेस के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां ये आपका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, चाहे तो आप इसे डी एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो किसी भी स्फेयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, सेम होती है। नीचे हम ये चीज सीख चुके हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, आपका जो स्मॉल एरिया वेक्टर है उसी के अलोंग में होगी, यानी ई वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम इस स्फेयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 और Q/r²। हम इसे वेक्टर फॉर्म में ना लेकर के हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोला जाए कि बच्चों इस स्मॉल एरिया जो आपका एलिमेंट है इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया वेक्टर, तो इस स्मॉल एरिया वेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 11th में हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और अगर हम यहां देखें तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब स्मॉल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां ये क्या आएगा, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, यानी कि ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये आ गया ई डी ए, ये हमारा एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। आप ये जो हमने स्मॉल एरिया
वेक्टर लिया है, आप यहां भी इसको मान सकते हैं, आप यहां भी मान सकते हैं। आप इस पूरे स्फीयर में कहीं भी ये स्मॉल एरिया वेक्टर आप लेकर के उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस डी फाई ई। ये इंटीग्रेशन में अगर हम ये सर्कल बना देंगे तो ये क्लोज सरफेस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब हो गया कि हम एक क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो डी फाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, ईडीए रख सकते हैं, ई डी ए। जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है तो इंटीग्रेशन क्यों लिया, क्योंकि आप ऐसे स्मॉल एरिया वेक्टर इसमें कहीं भी ले सकते हैं। जब उसका हम टोटल निकालेंगे, नेट निकालेंगे, तो हम सबका सम कर देंगे। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब ई आपका क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए ई आप कहां लिख सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब डी ए यानी कि टोटल एरिया, इसका अगर आप टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालते हैं तो स्फीयर के लिए क्या होगा, अगर आप इसे ए लेते हैं तो ई ए, और ए की वैल्यू क्या होगी स्फीयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम यहां रखते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां देखें इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा, पाई ई इक्वल टू बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या है, यही तो है हमारा गॉस लॉ। और मैथमेटिकली भी हमने इसको प्रूफ कर लिया है। ये आपका, इसी को हम प्रूफ बोलेंगे कि ये भी गॉस थ्योरम का क्या है, प्रूफ है। आपके गॉस लॉ का फाई ई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर हम आप देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम आती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम यानी कि इस गॉस थ्योरम का जो यूज है हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। लेकिन उससे पहले यहां एक चीजें आती हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे हम देखेंगे कि इस गॉस थ्योरम को या फिर गॉस लॉ को यूज करके हम कूलॉम्स लॉ को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस गॉस लॉ के हेल्प से कूलॉम्स लॉ हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका एक टॉपिक छोटा सा यहां मैं बताऊंगा, बस नॉलेज के फॉर्म में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पहले देखते हैं कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोल दीजिए या फिर गॉस लॉ बोल दीजिए। कूलॉम्स लॉ को मतलब आपका जो कूलॉम्स लॉ है या कूलम्बियन फोर्स भी हम बोल सकते हैं, हम उसे गॉस लॉ से कैसे लेंगे। तो इसके लिए भी हम एक यहाँ पे स्फीयर लेके चलेंगे, क्योंकि हम क्लोज सरफेस हम यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ एक स्फीयर लेंगे कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस हमने माना कि आर रेडियस है, आप ले सकते हैं। और हम ये मानेंगे कि इस स्फीयर के अंदर ये जो चार्ज है वो हमने ले लिया
Q। ठीक है, इसके बाद हमने एक स्मॉल एरिया वेक्टर लिया, डीए वेक्टर। अब क्योंकि स्मॉल एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये क्या होगा, ये हमने लिया डी ए वेक्टर। अब यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, क्योंकि इसकी हम रेडियस लेके क्या चल रहे हैं, स्फेयर की आर, तो यहां जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी क्या होगी, अलोंग टू आपका स्मॉल एरिया वेक्टर डीए वेक्टर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम यहां देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पे गॉस लॉ की हेल्प से इस स्मॉल एरिया वेक्टर से जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। डी ए वेक्टर। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अभी गॉस लॉ में भी हमने इसे ऐसे ही कैलकुलेट किया है, यानी कि ई डी ए कॉस जीरो। आप अगर यहां देखें तो डायरेक्शन क्या है, थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, जीरो है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो डी फाई इज इक्वल टू आ गया ई डी ए। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं थ्रू द स्फेयर, इस स्फेयर के लिए अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, रख दीजिए डी फाई ई की वैल्यू, यानी ईडीए, और इसको हम लिख सकते हैं ई, और क्लोज इंटीग्रल डी ए, यानी कि ई ए। और यहां पे ई की वैल्यू, सरफेस एरिया जो हम लेंगे ई मल्टीप्लाई बाय 4πr², क्योंकि इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा 4πr, रख लिया जी हमने 4πr²। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ई की वैल्यू क्या होती है, भाई फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ फाई ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इस फाई की जगह हम फिर क्या पुट कर दे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ई मल्टीप्लाई बाई 4πr²। और यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फिर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आ गया, यानी कि इस स्फेयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये लेकर के चलते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है, मान के चलो अगर यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है Q0, तो उस Q0 टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। और ये टेस्ट चार्ज अगर हम इसके सरफेस पर लेकर के चलते हैं स्फेयर के, या फिर स्फेयर से इसके डिस्टेंस बहुत कम अगर हम लेकर के चलते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन
Q0, तो F इज इक्वल टू डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0, तो वहां से F इज इक्वल टू क्या होगा E डॉट Q0, E डॉट Q0 यानी कि E मल्टीप्लाई Q0, E की वैल्यू अगर आप ऊपर पुट करते हैं, यहां से पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है आपका, यही तो है कूलम्ब्स लॉ। हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए, यही तो है कि F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको Q1 Q2 भी ले लेते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों कि हमने गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की, तो उसके लिए हमें चाहिए एक टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस पर हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं क्योंकि वो हमें वहां चाहिए होगा। तो करते हैं डिस्कस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, यहां मैं आपको बच्चों एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हमने जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी चार्ज की, तो उसमें एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा था ना। तो यहां आप देखेंगे कि अगर आपका चार्ज एक लार्ज अमाउंट में है, तो फिर हम उसको क्वांटाइज ना मान करके हम उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जो चार्ज स्प्रेड होगा ओवर एनी सरफेस वो क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां पे अगर हम देखें कि जब चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम फिर नेग्लेक्ट मान करके हम ये मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी पर या किसी सरफेस पर जो चार्ज स्प्रेड होगा वो कंटिन्यूअस मैनर में होगा। कैसे होगा, कंटिन्यूअस मैनर में। तो यहां हम इसे डिटेल में तो नहीं, बस हम थोड़ा थोड़ा यहां समझेंगे कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो थ्री मैनर्स में आपका हो सकता है, आपका 1D 2D ऑब्जेक्ट और आपके 3D ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी है, ये तीन तरीका से आपका होता है, 1 2 और आपका ये 3। 1 में क्या है आपका, एक होता है अगर 3D में यानी कि वॉल्यूम किसी बॉडी में अगर है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं, और इसको लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो यहां अब अगर हम सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं 3D ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहां होता क्या है कि अगर हम एक 3D मान के चलो, अगर मैं एक क्यूब हम यहां लेकर के चले कुछ इस टाइप से, कि हमने क्यूब लिया,
अब इस क्यूब का अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम अगर हम लेकर के चलते हैं, स्मॉल वॉल्यूम dv, क्या लेके चलते हैं, dv एक स्मॉल वॉल्यूम, तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किसी भी बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम पर द अमाउंट ऑफ स्प्रेड चार्ज, यानी जो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज होगा पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो आपका रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम पे आपका कितना चार्ज स्प्रेड है। और अगर हम एक स्मॉल पार्ट लेकर के चलते हैं तो इस स्मॉल पार्ट के लिए आता है निकल करके कि रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डीवी, क्योंकि हम एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं तो रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डीवी। तो यहां से अगर आप डी क्यू लेते हैं तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डॉट डीवी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से अगर आप इसके यूनिट की बात करते हैं तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट आप बता सकते हैं कि चार्ज की यूनिट तो होती है कूलाम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसकी होगा यूनिट। ठीक है, ऐसी आप इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हाँ, डायमेंशन भी आप इसकी इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन क्या होती है 80। तो अगर आप डायमेंशन देखते हैं तो 80 और वॉल्यूम की क्या होती है L की पावर 3। आप इसे सही करके कैसे लिख सकते हैं, m0 L की पावर -3 P8, ये आप इसके डायमेंशन बता सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो यहां से dq आप अगर आगे देखें, अब इसकी हेल्प से आप यहां पे फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स कैसे निकलेगा कि F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 और Q, जो भी अगर आप टेस्ट चार्ज को लेके चल रहे हैं या फिर अगर आप जनरली क्यों लेके चल रहे हैं, इनटू dq और अपॉन r। यहां से आप चाहें तो dq की वैल्यू पुट कर लें ऊपर से, इस तरीका से आप इसमें फोर्स पे निकाल सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम में कभी ऐसा जनरली पूछा नहीं जाता है, सीबीएसई जो आपका बोर्ड एग्जाम है 12th क्लास का। बस हमें जब यहाँ हम एप्लीकेशंस यूज करेंगे गॉस थ्योरम के और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहां थोड़ा इनका यूज है, इसलिए मैं आपको बस जनरली थोड़ा सा बता रहा हूँ ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अगर हम ऐसे आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। तो अब जब ये स्मॉल है तो आप टोटल के लिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। अगर टोटल फॉर्म में वो आपको बुक में मिल जाएगा, एज इट इज फॉर्मूला हमें बस लर्न करना होता है। तो दूसरा अगर हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां बस अंतर क्या होगा बच्चों कि जो आपका वॉल्यूम है बस वो वॉल्यूम हट करके आपका सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि चार्ज स्प्रेड ओवर ए यूनिट सरफेस एरिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन एस, या फिर अगर आप एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू अपॉन ए। और ऐसे अगर यहां भी हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेकर के चलते हैं कि अगर हम एक 2D स्ट्रक्चर ले और उसमें हम एक स्मॉल जो चार्ज अगर लेकर के चले तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉल सरफेस के लिए डी क्यू ओवर डी। यहां से अगर आप डी क्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा डॉट डी एस आ जाएगा। ऊपर अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आप यहां से देख सकते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो L की -3 जहां पे है यहाँ L की -2 आ जाएगा, बस ये हो जाएगा M L की पावर -2 T और A। बाकी सब कुछ ये सेम रहेगा, M की पावर 0 यहाँ पे, है ना।
तो ऐसे यहाँ पे आप फोर्स भी निकाल सकते हैं, बस आपका ये जो dv की जगह आपका सिग्मा डॉट डी क्यू आ जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वो आपको एसएटी बुक में भी मिल जाएगा। बाकी बस थोड़ा सा हमें ये जानना था कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ऐसे अगर आप थर्ड वाला देखते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर हम लाइन चार्ज की बात करें, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये आप जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइन चार्ज यानी कि ये 1D ऑब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा जिसमें वन डायमेंशन हो सिर्फ, जैसे आपका कोई वायर वगैरह। तो इसके लिए हम इसे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है कि यहाँ अगर जो आपका चार्ज अगर आप लेंगे कि चार्ज स्प्रेड ओवर ए वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम लेंथ लेकर के चलें कि एक स्मॉल लेंथ में यहाँ पे ये लूं dl, तो इससे जो आपका चार्ज होगा इनक्लोज चार्ज, तो वो क्या होगा आपका लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन L, आपकी टोटल लेंथ। और अगर हम एक स्मॉल लेंथ अगर हम लेके चलते हैं तो स्मॉल के लिए क्या होगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। तो यहां से आपका जो ये स्मॉल लेंथ अगर आप लेकर के चल रहे हैं डी, उसके लिए ये आ गया निकल कर, और अगर आप डी क्यू निकालें यहां से तो लैम्डा डॉट डी एल। इसकी हेल्प से भी आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ यूनिट देखते हैं तो कूलाम पर मीटर आएगा, कूलाम पर मीटर, ठीक है। और इसके डायमेंशंस क्या होगी, एक कूलाम तो आपका 80 और ये अपॉन में आपका L, तो क्या आ जाएगा m की पावर 0, क्योंकि जहां m नहीं है वहां हम m की पावर 0 लगा लेते हैं। ये हम अच्छे तरीका से 11th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं डायमेंशंस वाले चैप्टर में। तो L की पावर -1 और आपका T और T, ये आपकी डायमेंशन है। इससे फोर्स भी उसी टाइप से कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी क्यू अपॉन आपका आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट कर लीजिए तो 1/4πε0 क्यू लैम्डा डॉट डी एल और अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो जनरली बस हमें ये फॉर्मूले की जरूरत थोड़ा पड़ेगी, क्यू अपॉन एल, बस हम जब वहां पे निकालेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बस एक नॉलेज दी गई है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे, और कल हम जो वीडियो हम बनाएंगे, कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से, यानी गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।